हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स से। एक बात बता दूं, ये आपकी यूनिट पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो मुझे लगते हैं करवाने वाले हैं, वो एक दो टॉपिक पेंडिंग रह गए होंगे और कुछ मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने हैं, वो तुम्हें इसमें से मिलते रहेंगे। मैं बार बार देता रहूंगा। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। अब उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नई यूनिट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको बता दूं कि अगर मैं बीएससी सेकंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल नॉर्मल बीएससी सेकंड ईयर की बात करूं तो आपकी फोटो वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, आपकी थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे कहें कि सर अभी 2 यूनिटें हुई हैं, बाकी 2 यूनिटें कैसे करवाओगे आप? तो बच्चों चिंता मत करो, आपकी इलेक्ट्रो वाली यूनिट मार्च के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। दोनों यूनिटें मुझे आपकी क्लास, ये वाली क्लास के अंदर, बीएससी की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रो दोनों के दोनों, इलेक्ट्रो फर्स्ट एंड इलेक्ट्रो सेकंड, ये दोनों पूरी करवा दूंगा। उसके बाद बचेगी आपकी फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम 5वीं यूनिट, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उसमें से मैं मेन जो टॉपिक मुझे लगेंगे मैं करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपकी 5 यूनिटें मैं पूरी करवा दूंगा और सारे यूनिटों के नोट्स दे दूंगा। चिंता मत करना बच्चों, आपका पेपर मई के एंड में या जून की स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी है होने की। जून में एग्जाम होंगे आपके, तो इस रिगार्डिंग कोई भी टेंशन मत लेना। अब आप पढ़ना शुरू कर दो। 2 यूनिटें जो मैं करवा चुका हूं उसको प्रॉपरली तैयार करो। उसका हो सकता है इन फ्यूचर मैं उसका आपको टेस्ट भी ले लूं कभी भी कॉलेज में आकर के। तो हेस लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेस लॉ का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ये, और इसमें से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है। और ये वाला लॉ जो है ना, वो एंथैल्पी से रिलेटेड है। अभी मैं तुम्हें लिख के बताता हूं कि ये हेस लॉ कहना क्या जाता है। अकॉर्डिंग टू, जो डेफिनेशन लिख रहा हूं वो डेफिनेशन लिख लो बच्चों, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन लिखी है ये वाली। अकॉर्डिंग टू जो लिखने जा रहा हूं ये बहुत इजी लैंग्वेज में होगी और इसको आप प्रॉपरली कर लो बच्चों। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द चेंज इन एंथैल्पी, इसका मतलब ये लो जो है ना वो एंथैल्पी से रिलेटेड है। कौन सी एंथैल्पी? चेंज इन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होती है मैं तुम्हें बता चुका हूं सारी बातें, है ना। एंथैल्पी के रिगार्डिंग हम बातें कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, लिखो बच्चों हेस लॉ के बारे में डेफिनेशन। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन is constant, कहता है कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज कांस्टेंट whether it happens in multiple steps, it happens in multiple steps, it happened in multiple steps, or it happens in one step, या ऐसे लिख दो कि whether it happens in multiple step or one step, चाहे तो वो रिएक्शन 1 स्टेप में हो चाहे वो मल्टी स्टेप में हो। इट मीन्स का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी? इट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऐड करना बच्चों। चेंज इन एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बच्चों को इजीली बुक में समझ नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज कांस्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए
उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन यानी चेंज इन एंथैल्पी नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे वो रिएक्शन वेदर इट हैपन्स इन मल्टीपल स्टेप्स, चाहे वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, चाहे वो वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इट मीन चेंज इन एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन। बच्चों मेरी बात समझ में आई? अभी आपको एक एग्जांपल देकर के मैं इस बात को समझाऊंगा। उससे पहले मैं इसका हिंदी में रूपांतरण कर दूं, हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं प्रॉपरली तुम्हें समझा देता हूं बच्चों, चिंता नहीं करनी किसी बात को लेकर के। और अब तुम्हें हिंदी में समझाने जा रहा हूं कि हेस के नियम के अनुसार, लिखो बच्चों, हेस के नियम के अनुसार, हेस के नियम के अनुसार जो लिखवाता हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के लिए यदि वह अभिक्रिया एक पद या बहुपदों में होती है, दोनों अवस्थाओं में एंथैल्पी में परिवर्तन समान या एंथैल्पी में परिवर्तन नियत रहता है। इसका मतलब इससे अभी अर्थात इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? अर्थात एंथैल्पी एक अवस्था फलन है जो कि अवस्थाओं पर निर्भर करता है, पद पर निर्भर नहीं करता। बच्चों मेरी बात समझ में आई? मतलब चाहे वो एक पद में हो रही है, चाहे वो बहुपद में हो रही है, उन दोनों अवस्थाओं में एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ आई? तो अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझे हम कि व्हाट इज हेस लॉ, तो एक सिंपल सी हेस के नियमानुसार ऊष्मा में परिवर्तन, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एंथैल्पी में चेंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं लेने जा रहा हूं कि मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे अपने? जैसे मान लो ए से क्या बन रहा है? बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बन रहा है? बी प्रोडक्ट बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है। ये सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है, तो इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन मान लो डेल्टा H1 होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन ना ए से बी ना बन करके ये रिएक्शन ऐसे होती है कि पहले क्या होता है? ए से पहले सी बनता है, फिर सी से डी बनता है, फिर डी से बी बनता है। ये ऐसे भी इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, मतलब ए से सी बनाओ, सी से डी बनाओ, फिर डी से बी बना लो, है ना? तो मेरी बात समझ आई बच्चों आपको कि ए से सी बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ डेल्टा H2, सी से डी बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन मान लो कि डेल्टा H3 हुआ, और डी से बी में बनने पर डेल्टा H4 हुआ। तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन हुए। या तो आप ए से डायरेक्टली बी बना लो, नहीं तो ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में करवा करके ए से सी बनाया, सी से डी बनाया, डी से बी बन गया। तो एंथैल्पी में परिवर्तन की स्टडी की होल केमिकल रिएक्शन के लिए। तो उसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हेस लॉ फॉर चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, ये चेंज इन एंथैल्पी जो है ना सिंगल स्टेप के लिए, ए से जो बी प्रोडक्ट बन रहा है, चेंज इन एंथैल्पी फॉर ए से बी जो प्रोडक्ट बन रहा है, ए से जो बी रिएक्शन हो रही है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 के इक्वल होगा। यही हेस लॉ है बच्चों। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल समझा करके आना है। बच्चों मेरी बात समझ में आई कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, उस टाइम जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है, और जो वही सेम रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में हो रही है, उस टाइम जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है, उनका योग
उनका योग सिंगल स्टेप में यानी एक पद में होने वाली अभिक्रिया में एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। यही हेस लॉ है। तो हेस लॉ की एक न्यू डेफिनेशन निकल के आ गई, द समेशन ऑफ इन मल्टीपल स्टेप, द समेशन ऑफ ऑल चेंज इन एंथैल्पी, the summation of all change in enthalpy in multiple steps is equal to the change in enthalpy in single step reaction। मेरी बात समझ आई कि एक पदीय अभिक्रिया में ऊष्मा एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन बहुपदों में एंथैल्पी में होने वाली परिवर्तनों के योग के बराबर होता है। यही योग, यही समेशन क्या बोलते हैं, इसको हेस लॉ बोलते हैं। इसका मतलब इसको अपने हेस लॉ को एक सेकंड नाम दिया गया, समेशन ऑफ एंथैल्पी लॉ भी कहा जाता है इसे, समेशन ऑफ एंथैल्पी लॉ, समेशन ऑफ एंथैल्पी लॉ भी कहा जाता है, यानी एंथैल्पी का योग का नियम भी कहा जाता है। एक्चुअल में कहता है कि जो रिएक्शन एक पद में हो रही है उसी रिएक्शन को आप बहुपदों में करवा रहे हैं ना, तो बहुपदों में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उन सारों को जोड़ दो, जो एक पद में एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है उसके इक्वल होता है। यही हेस लॉ बच्चों, आपको समझ में आ गया आई होप। तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको एग्जाम में इतना ही लिख के आना 3 मार्क्स का। मेरी बात समझ में आई बच्चों? अगर मैं और कोई एग्जांपल देकर के आपको समझाऊं कि और कोई एग्जांपल लें, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा रहा हूं, किसके साथ करवा रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूं। इससे क्या बनता है, अपना NO2 बनता है। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहां पर मैं हाफ लगा दूं, हाफ N2 प्लस O2 गिव्स NO2, यानी हाफ नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर मुझे यहां पर स्टडी करनी है एंथैल्पी में परिवर्तन, तो मैं बोलता हूं यहां पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा H1 परिवर्तन हुआ है ना। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में कराऊं कि हाफ N2 प्लस हाफ O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, NO बनाते हैं, और NO से हाफ O2 रिएक्शन करके क्या बनाएगा NO2 बनाएगा। मतलब ये मल्टीपल स्टेप में 2 स्टेप में हो रही है। जब हाफ N2 से हाफ O2 की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, डेल्टा H2, और फिर इसमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो डेल्टा H2 होगा। फिर आगे सेकंड स्टेप में NO2 से जब हाफ O2 रिएक्शन करेगा तो डेल्टा H3 एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। तो मुझे ओवरऑल एंथैल्पी में चेंज निकालना है, तो मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे ओवरऑल इसकी मल्टीपल स्टेप में इसका चेंज निकालना है कि वाकई में बन तो NO2 रहा है ना, सिंगल स्टेप से ही बन रहा है और मल्टीपल स्टेप से ही बन रहा है, तो इसमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन आया है इनका समेशन, इनका जोड़, इनका योग, जो सिंगल पद में यानी सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन यानी एक पद में होने वाली रिएक्शन में एंथैल्पी में जो परिवर्तन आया उसके इक्वल होता है इनका जोड़। तो मैं लिख देता हूं कि वास्तव में अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द चेंज इन एंथैल्पी in the single step reaction delta H1 is equal to delta H2 plus delta H3 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर के बात को समझा सकते हो। बच्चों मेरी बात समझ में आई? जल्दी बोलो फटाफट। तो ये चेंज है ना, जो चेंज इन एंथैल्पी इन सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी एक पदीय अभिक्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है वही जो परिवर्तन है वही बहुपदों में जो परिवर्तन हो रहा है ना उसके इक्वल होगा। बच्चों मेरी बात समझ में आई? हैश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आएगा। ये अपना हैश लॉ कंप्लीट हुआ। अब मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, हालांकि मैंने जितना करवाया इतना इनफ है। 3 मार्क्स का अगर आप इतना लिख के आते हो तो बहुत इनफ है। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, क्वेश्चन करवा दिए मैंने सारे। अब मैं आपको इसका नोट्स बनवाने वाला हूं कि हैश लॉ इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आउटकम्स रहा है। द एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इज द सेम वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, वन स्टेप में हो रही है, सेवरल स्टेप में हो रही है, तो उसकी जो केमिकल चेंज है ना वो इक्वल रहता है। अगर आप मल्टीपल स्टेप में करवा रहे हो उसको जोड़ दो तो वो सिंगल स्टेप की इक्वल आएगा।
ये मैंने नोट्स में बनवाया। द लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन वाज ड्राइव्ड इन ईयर 1840 इन स्विस बोर्न रशियन केमिस्ट ऑफ एंड फिजिशियन जर्मन हैज ड्राइव्ड ए रिलेशनशिप इन थर्मोकेमिस्ट्री फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। इसको स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी भी बोलते हैं। जब हम पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं, पूरी मल्टीपल स्टेप्स की मल्टीपल स्टेप में होने वाली चेंज इन एंथैल्पी को जब हम सिंगल स्टेप के साथ कोरिलेट करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी करते हैं। ये इसका भी आता है टॉपिक फॉर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। इट इज बेसिकली एक्सप्लॉइट्स द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन फॉर फॉर्मेशन डिसोसिएशन, रादर इट डिपेंड ओनली ऑन स्टेट एट द मोमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बच्चों मेरी बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई कि मैं क्या कहने जा रहा हूं? कि ये क्या कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये ना इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करती किस पाथ से आई है, ओनली स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट, मतलब यह प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, उस पर निर्भर नहीं करती। मेरी बात समझ में आई? जल्दी बोलो, शाबाश बच्चों। तो ये डिपेंड ओनली स्टेट एट द मोमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पे डिपेंड करती है, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये देखो बच्चों कि एक्चुअल में क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, फिर रिएक्टेंट से ये एलिमेंट बन रहे हैं, फिर एलिमेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये इसका इंटरमीडिएट बन रहा है। तो कहता है डेल्टा ऑफ एच फॉरवर्ड, डेल्टा एच एफ पी, है ना, ये जो एफ आर है और एफ पी है, ये इन दोनों को जोड़ दो तो आप डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हो। वही जो मैंने एग्जांपल समझाया आपको वही लिख के आना है। तो एज वी नो एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, हैंस इट इज independent of the path taken to reach final state starting from initial state। path पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग हेस्लो द मल्टीपल स्टेप रिएक्शन द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट टू पाथवे नंबर ऑफ स्टेप टेकन। ये मैं समझा चुका हूं बात। द पर्पस ऑफ हेस्लो इज टू मेजर द एंथैल्पीज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर सेवरल एसिड बेस रिएक्शन। इसका मेन पर्पस है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर सेवरल एसिड बेस रिएक्शन दैट then use the information of Hess law determine to reaction enthalpy for two salt aqueous solution। एक्चुअली में पता है क्या था ये कि मान लो, इसका मतलब तुम्हें समझ में आई बात कि जैसे मान लो कि A प्लस बी सी होता है ना, हमें ना एक्चुअल में क्या बन रहा है कि A से पहले क्या बना, B बना। एक्चुअल में चलो ये मान लो कि A से D बन गया, फिर D से B बन गया, फिर B से सी बन गया। तो इसमें एक स्टेप और ऐड हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि मान लो हमें बी की वैल्यू दे रखी हो और ए की वैल्यू ना दे रखी हो, तो ए से डी बन रहा है, डी की वैल्यू हमें दे रखी हो, तो डी की वैल्यू यहां पुटअप करो और सी ये बन सकता है। मेरी बात सुनिए बच्चों, ये कहता है कि जैसे मान लो कि हमें पता है कि 2 प्लस एक्स 3 है, 2 प्लस एक्स 3 है, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी? एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तभी तो आएगा 3, है ना। ये उस वे में समझा रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है, हमें जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है, हमें उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें ना, जैसे मान लो कि जो मैंने केमिकल रिएक्शन करवाई है आपको पीछे वाली रिएक्शन में, कि आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, और ओवरऑल वैल्यू निकालनी है, तो आप उससे उस तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो मेन ये पर्पज आपको लिख के आना है, बस आपको याद रखना है कि ये लिखना है, आपको समझाना नहीं है। जितना मैंने करवाया है उतना इनफ है। तो ये हेस लॉ अपना कंप्लीट हुआ। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ की बात करें तो लेट अस टुक सम प्रैक्टिकल एरियाज विद हेस लॉ इज अप्लाइड। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक एग्जांपल और तुम्हें देने जा रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का एग्जांपल देने जा रहे हैं बच्चों अपने। मैं हिंदी में भी इसको रूपांतरित करूंगा। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का एग्जांपल आपके सामने करने जा रहा हूं मैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर इज ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। लेट अस फाइंड आउट स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फ्रॉम सल्फर। एक्चुअल में हम अपने क्या करने हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेशन करते हैं स्टेप फर्स्ट के अंदर। एक केमिकल रिएक्शन का तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूं। हम पहले मल्टीपल स्टेप पढ़ते हैं। जैसे सल्फर ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन की और क्या बनाया, SO2 बनाया।
ठीक है, SO2 बनाया। इसका डेल्टा H1 की वैल्यू क्या निकल के आई, -70.96 किलो कैलोरी प्रति मोल या पर मोल, ये वैल्यू निकल के आई, है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में रूपांतरण हो गया। जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, इस सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, हाफ O2 के साथ रिएक्शन की और क्या बना लिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने के बाद जब इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट की, चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट की, तो क्या आई, -20.49 किलो कैलोरी पर मोल आ गई, प्रति मोल आ गई। ठीक है, ये हम करवा रहे हैं मल्टीपल स्टेप के अंदर। फिर हमने चेक किया कि अब चेक करते हैं कि इसकी जो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी एज पर हेस लॉ, जब इनको हम टोटल करते हैं ना, तो इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी निकल के आती है। वो क्या निकल के आई बच्चों, वो क्या निकल के आई, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा, रिएक्शन एंथैल्पी निकाल रहा हूं मैं, H1। तो उसको जोड़ दो बच्चों, क्या आई, -70.96, पीछे कितना दे रखा है, -70.96 प्लस में कर दो, -23.49 जोड़ दिया मैंने। आंसर क्या आया, -4.9 किलो कैलोरी पर मोल आ गया बच्चों अपनी। ये अपनी क्या आ गई, वो आ गई, क्या कहते हैं, अपनी टोटल रिएक्शन एंथैल्पी आ गई, टोटल रिएक्शन एंथैल्पी आ गई। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद जब हमने फाइनल एक सिंगल स्टेप रिएक्शन देखी, सल्फर से 3/2 O2 के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बना, SO3 बन गया। SO3 उसमें बना था, है ना, लेकिन वो मल्टीपल स्टेप में थी, स्टेप 1 स्टेप 2। लेकिन जब मैंने चेक किया केमिस्ट्री लैब के अंदर कि सल्फर की रिएक्शन में 3/2 O2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, यानी 1.5 O2 के साथ रिएक्शन करो तो SO3 बनता है, SO3 की फॉर्मेशन होती है। तो जब इसकी चेंज इन एंथैल्पी निकालेगी ना प्रैक्टिकली, तो क्या निकल के आई, -4.95 किलो कैलोरी पर मोल आ गई। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कंक्लूजन आ गया होगा कि सर ने जो स्टेप 2 के अंदर एंथैल्पी में चेंज निकाला, स्टेप 1 के अंदर जो एंथैल्पी में चेंज निकाला, इन दोनों का समेशन, इन दोनों का योग ही सिंगल स्टेप में जो हमारे एंथैल्पी में चेंज आया है, जो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू आई है, उसकी इक्वल होती है। इट मींस एक कंक्लूजन निकल के आ गया। तो तुम लिख सकते हो, हेंस इन सिंपल वर्ड्स we can state, अतः हम सामान्य शब्दों में लिख सकते हैं, हिंदी लिख लो, अतः हम सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 एंड सो ऑन की इक्वल होती है। मतलब मल्टीपल स्टेप्स में जितने भी एंथैल्पी में परिवर्तन आते हैं, सिंगल स्टेप में रिएक्शन की जो एंथैल्पी आती है, जो अभिक्रिया की एंथैल्पी आती है, उसमें जो परिवर्तन आता है उसके बराबर होता है, इन सारों का योग इसके बराबर होता है। यही हेस लॉ है बच्चों, यही हेस लॉ है। मैंने एक एक एग्जांपल देकर तुम्हें इलेबोरेट कर दिया, सारी बातें तुम्हें समझा दी। अब मैं तुम्हें हिंदी मीडियम में इसको एक्सप्लेन कर दूं नोट्स की फॉर्म में। हेस का नियम ऊष्मागतिकी के पहले नियम के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। यह रासायनिक भौतिक क्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन एक समान, चाहे प्रक्रिया एक चरण में हो चाहे कई चरणों में हो, एक समान रहती है। यह कहता है कि एंथैल्पी में परिवर्तन एक समान रहता है। ये बात समझाई है। निरंतर ऊष्मा के योग के लिए नियम ये वर्ष 1840 में उत्पन्न हुआ था और एक स्विस मूल रूसी रासायनिक चिकित्सक जर्मन हेस ने मल्टीपल स्टेप रिएक्शनों के लिए, अभिक्रियाओं के लिए मानक प्रतिक्रिया एंथैल्पी की गणना करने के लिए थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एक संबंध दिया और ये मूल रूप से अवस्था फलन के गुणों को अनुसरण करता है और पथ फलन के
मूल्य क्या पृथक्करण के लिए उठाए गए पद पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह केवल अवस्था पर निर्भर करता है, अवस्था पर निर्भर करता है। ये सारी बातें मैंने समझाई हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे प्रॉपर्ली नोट्स बना लो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, हिंदी मीडियम वालों बच्चों, मैंने समझा दिया आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। नोट सारे इलेबोरेट कर दिए। तो हैश लो, अगर 3 नंबर का एग्जाम में आया या 5 नंबर का भी आ गया तो तुम सारा एग्जाम में समझा करके आओगे बच्चों। ये सारी बातें तुमने समझानी है, और जो मैंने लिख करके समझाया ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी ये बनती है। ओके बच्चों, एनी डाउट फटाफट जल्दी बोलो, शाबाश। और चिंता मत करना, आगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जल्दी बच्चों बताओ, सारी बातें समझ में आई बच्चों? मेडिकल बीएससी सेकेंड ईयर तुम्हें प्रॉपरली समझ में आई बात ये? और चिंता मत करना, मैं सारे नोट्स देने वाला हूं, दोनों यूनिटों में नोट्स दे चुका हूं। इन दोनों के 5 ईयर्स ओल्ड मैं एंड नोट्स भी देके जाऊंगा, और उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जल्दी बोलो शाबाश कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं अटेंडेंस देखूंगा सारों की, मेडिकल बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी नॉन मेडिकल एंड बीएससी बीएड नॉन मेडिकल एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मेडिकल। अटेंडेंस चेक करूंगा सारों बच्चों की फटाफट, शाबाश। जल्दी बताओ, समझ में आया सारी बातें? ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर।